करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। भैया सिल पर होत निशान। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत देश पांडे अपने यूट्यूब चैनल डीपी सर की क्लास फॉर अकाउंटेंसी के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको जो स्टार्टिंग में एक सेइंग कही है, दैट सेइंग इज बेस्ड ऑन अ वेरी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ एंड दैट इज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। देखो बेटा, आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, आपको उसमें विश्वास करना पड़ेगा कि अभ्यास का कोई पर्याय नहीं है। अभ्यास के बाद आता है अनुभव, उसका भी कोई पर्याय नहीं है। और अभ्यास और अनुभव से जो निखरा, वो जो निखरा तो फिर सोना बन गया। जितना तपता है सोना उतना आता है निखार। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड बट टू बिकम गोल्ड यू हैव टू ग्लिटर। तो बात को ध्यान में रखिए। हमने अकाउंटेंसी पढ़ना शुरू किया। अकाउंटेंसी क्लास 11 लास्ट वीडियो में हमने बात की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग। इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस पे हमने बात की। अब जो मेन काम हम कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग। और चूंकि हमारी अकाउंटिंग बिजनेस से रिलेटेड है, वी आर हियर टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग फॉर business organizations. Therefore, our accounting is called financial accounting. देखना बेटा, ध्यान से ये वर्ड पढ़ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बहुत सारे स्वरूप हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। क्या टाइप्स हैं? एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, एक होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक होता है टैक्स अकाउंटिंग। ऐसी अलग अलग जो स्वरूप है अकाउंटिंग के, उसमें से आप पढ़ने वाले हो क्लास 11 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एंड व्हाई डू वी कॉल इट फाइनेंशियल अकाउंटिंग? दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो एंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर दैट वीडियो इज अवेलेबल हियर। मतलब उसका जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप देखें, पिछले वीडियो से इसको कनेक्ट करें, समझेंगे आप दोनों की डेफिनेशन के साथ। वी सेड अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग transactions of financial character either fully or partially with an objective of calculation of profit or loss and depiction of financial position। जी हाँ दोस्तों, हमारी अकाउंटिंग के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, बेसिक ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव्स सिर्फ दो हैं। बाकी वैसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। कोई भी बिजनेस आप करते हैं, कोई भी एक्टिविटी आप कमर्शियल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, राइट, एनी एक्टिविटी दैट यू परफॉर्म टू अर्न मनी, टू अर्न प्रॉफिट इज इम्पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल यू डू पीरियोडिक इवेल्युएशन। आपको उसका मूल्यांकन तो करते रहना पड़ेगा, समय समय पर आपको ये देखते रहना पड़ेगा कि आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें आपको प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एंड एक्सप्रेसिंग योर फाइनेंशियल स्टेटस, demonstrating your financial soundness is most important. So what we talked about in the previous class, that there are 5 basic pillars of accounting, 5 pillars। अकाउंटेंसी का तंबू इन 5 खंभों पर, पोल्स पर, पिलर्स के सामने खड़ा है, के ऊपर खड़ा है। अगर इनमें से कोई भी एक पिलर
कमज़ोर होता है या फेवरेबल नहीं होता, अकाउंटेंसी धाराशायी हो सकती है। कौन से हैं 5 पिलर्स? देखिए सर, रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड व्हाट? एंड कैपिटल। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, क्यों कहा कि ये है 5 बेसिक पिलर्स। पिलर आप समझते हो, पिलर इज अ कॉलम, इज अ पोल विच टेक्स द लोड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग। पिलर्स वर्क इन फाउंडेशन मेकिंग। सो ये पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। ये पहले दो जो हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, इससे आपको मिलेगा आपके बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है उसकी जानकारी। रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू इनकम। हम बिजनेस का प्रॉफिट लॉस जो कैलकुलेट करते हैं वो अकाउंटिंग पीरियड के बेसिस पर, जो हमने पिछली बार बात की थी, दैट द अकाउंटिंग साइकिल इज ऑफ 12 मंथ्स। पीरियोडिक इवेल्युएशन में कब इवेल्युएशन किया जाए? सो वी क्लोज बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। जब साल समाप्त होता है तब हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना के अपने बिजनेस का इवेल्युएशन करते हैं। तो जो कहते हैं ना पीरियोडिक इवेल्युएशन करना चाहिए, तो पीरियोडिक क्या, कब, क्या अपनी मर्जी से, क्या मंथली, क्या डेली, क्या वीकली, क्या क्वार्टरली, क्या हाफ ईयरली? तो आंसर है नहीं। कंपल्सरीली आपको एनुअली करना होगा, बाकी सब आपकी मर्जी है। इफ़ यू विश टू डू इट हाफ ईयरली, क्वार्टरली, डेली, इट इज़ योर चॉइस, but at least once in a year you will have to do it so that you are able to file your income tax return, so that you are able to share information with the investors, stakeholders and all those who are associated with your business. So profit loss calculation जो कि आपको छोटी कक्षा में SP माइनस CP इज इक्वल टू प्रॉफिट ऐसे बताया गया होगा, क्लास 4, 5, 6 में कहा गया होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज प्रॉफिट। अब सेम चीज यहाँ पर मॉडिफाइड फॉर्म में आ गई है। रेवेन्यू मतलब सेलिंग प्राइस, बेसिक मीनिंग बता रहा हूँ मैं आपको, इलेबोरेट करके इसको टेक्निकली करेक्ट पे लेके जाऊंगा, लेकिन कनेक्ट करने के लिए आपको छोटी क्लास से बड़ी क्लास में कनेक्ट करने के लिए रेवेन्यू, सेलिंग प्राइस, एक्सपेंसेस, कॉस्ट प्राइस, इनकम, प्रॉफिट। यहां पर हम वर्ड लगा दें टोटल रेवेन्यूज, यानी पूरे साल के टोटल रेवेन्यूज, पूरे साल के टोटल एक्सपेंसेस विल बी पूरे साल की टोटल इनकम। साल से मेरा मतलब है अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग पीरियड विच इज ऑफ 12 months and there are two popular accounting period, accounting timeline followed in our country. One of them is the calendar year which starts on 1st January ends on 31st December। पूरे 12 महीने जनवरी टू दिसंबर एक ही पर्टिकुलर साल के होते। जैसे अभी मैं कहूँ तो कैलेंडर ईयर 2022 चल रहा है अभी, प्रेजेंटली कैलेंडर ईयर 2022 इज फंक्शनिंग, जो 1 जनवरी 2022 को शुरू हुआ और जो 31 दिसंबर 2022 को ख़त्म हो जाएगा। तो पूरे के पूरे 12 महीने 2022 के हैं, इसलिए कैलेंडर ईयर में हमेशा सिंगुलर ईयर होता है, या तो 2022 होगा या 23 होगा या 21 होगा। बट देर इज अनदर अकाउंटिंग टाइमलाइन, अकाउंटिंग ईयर फॉलोड इज कॉल्ड फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर, और वो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। यानी 1 अप्रैल टू 31 मार्च में होते तो 12 महीने हैं, लेकिन वो 12 महीने किसी एक सिंगल ईयर को बिलोंग नहीं करते।
उसमें 9 मंथ्स एक अकाउंटिंग एक ईयर के होते हैं और 3 मंथ्स दूसरे ईयर के होते हैं। ऐसे 9 और 3 का कॉम्बिनेशन मिला के 12 बनता है। जैसे प्रेजेंटली फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2022-23, जो कि स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2022 को और ख़त्म होगा 31 मार्च 2023 को। तो देखिए इसमें 22 भी आया, 23 भी आया। अप्रैल से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें 9 मंथ्स जो आए हैं वो 22 के हैं। और उसके बाद दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, जो 3 मंथ्स आए हैं वो 2023 के। इसलिए इसको हमेशा क्या बोला जाएगा? प्लूरल। कॉम्बिनेशन कैसा होगा? 2022-23। फाइनेंशियल ईयर में 2 साल मिला के बोलना पड़ते हैं और कैलेंडर ईयर में सिंगुलर बोलना पड़ता है। कोई कहेगा ये बात कोई पढ़ाने की है, बताने की है, लेकिन फंडा क्लियर होना चाहिए मेरे दोस्त। हम प्रॉफिट लॉस जब कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ता है? रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस। अब सवाल ये उठता है कि हमें रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस की जानकारी मिलेगी कहाँ से? आई एम डूइंग अ बिजनेस, सपोज आई एम रनिंग अ मेडिकल स्टोर, सो माई बिजनेस इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मेडिसिन्स। आई एम नॉट अ मैन्युफैक्चरर, I am not producer, I am not a pharma company, I am simply a trader। और बेटा ध्यान रखना, क्लास 11 की अकाउंटेंसी में आपको ट्रेडर्स की ही अकाउंटिंग सिखाई जा रही है, प्रोड्यूसर्स की और मैन्युफैक्चरिंग की नहीं। सो यू हैव टू फोकस ओनली ऑन ट्रेड, ट्रेडर, ट्रेडिंग। व्हाट इज अ ट्रेड? ट्रेड इज अ बिजनेस, राइट, वेयर रेडीमेड गुड्स are exchanged, right? So you are just a link. A trader is a middleman between the producer and the consumer. So what does a trader do? Trader is engaged in exchange function, exchange of goods and services। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ट्रेडर हूँ, मेरा मेडिकल स्टोर है, मैं दवाइयाँ खरीदता बेचता हूँ, तो मुझे पता लगाना होगा कि मैंने कितने रुपए की दवाइयाँ पूरे साल में, हाँ दोस्तों, पूरे साल में 12 महीनों में परचेज की और कितने रुपए की दवाइयाँ मैंने उस पर्टिकुलर साल में बेची। तो उन दोनों का बाइंग एंड सेलिंग का जो डिफरेंस है, बाइंग कॉस्ट, सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है, वो मोटा मोटी मेरा प्रॉफिट है। जो स्टॉक मेरे पास बच गया, जहाँ मान लीजिए मैंने 5 लाख रुपए की मेडिसिन परचेज की, आउट ऑफ विच आई कुड सेल ओनली वर्थ ₹4 लाख, तो 4 लाख की मेडिसिन बेच दी, तो लाख रुपए का स्टॉक मेरी शॉप में पड़ा होगा। उसको हम कॉमर्स की भाषा में बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक को, मतलब क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया? अनसोल्ड गुड्स, यू बॉट, यू परचेज्ड बट यू कुड नॉट सेल। सो द पॉइंट इज दैट विल नॉट बी काउंटेड एज एन एक्सपेंस फॉर द करंट ईयर। उसको बेचोगे आप अगले साल, तो जब नेक्स्ट ईयर आप उसको बेचोगे तब उसका रेवेन्यू आएगा, तभी उसे एक्सपेंस में गिना जाएगा। तो अभी आपने 5 लाख की मेडिसिन खरीदी, उसमें से 4 की बेची। अब 4 की मेडिसिन मान लीजिए आपने 6 लाख में बेची, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? राइट, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। वो जो लाख रुपए का स्टॉक पड़ा है उसे अभी खर्चा नहीं गिना जाएगा। अगले साल जब उसको बेच के प्रॉफिट आएगा तब उसको एक्सपेंस की गिनती में लिया जाएगा। तो मुझे चाहिए मेरे अकाउंटिंग से क्या एक्सपेक्टेशन है, मेरी जो अकाउंटिंग कर रहा हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो मैं कर रहा हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट इट शुड गिव मी द डेटा ऑफ टोटल रेवेन्यू, total expenses, so that I am able to calculate my total profit. I am able to calculate the income tax payable to the government. I am able to calculate how to distribute profit with the partners and so on so forth. So पहले 2 पिलर कौन से हैं?
रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंसेस के पिलर क्या करेंगे, आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 1 अचीव करने में हेल्प करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। नाउ a very obvious question my students ask invariably is, sir, revenue का exact मतलब क्या है? So I'll tell you. See, revenue is basically the total amount received from sale of goods or services. It's not the profit. It is the total amount that you receive. For example, I want to purchase a television. I go to Lotus Electronics and I ask for a TV. And they say the MRP of this television is rupees 85,000 and after all discounts it will be given to you for 75,000. तो मैंने 75,000 रुपये दिए, टीवी लेकर के घर आ गया। तो वो जो 75,000 मैंने लोटस इलेक्ट्रॉनिक्स को पे किया है वो उनका रेवेन्यू है। अब क्या पूरा 75,000 उनका प्रॉफिट है? तो आंसर है नहीं, बिकॉज उन्होंने कोई टीवी फोकट में तो कहीं से लिया नहीं, या उन्होंने आबरा का डाबरा करके तो टीवी बनाया नहीं है, अंतर मंतर जंतर करके, तो उन्होंने भी कहीं से वो टीवी खरीदा होगा। सो व्हाट इज द प्राइस दे हैव पेड फॉर इट्स परचेज? अलॉन्ग विथ परचेजेस दे हैव टू इनकर सम एक्सपेंसेस ऑल्सो। उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसका पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग चार्ज, लेकर आना अपने यहाँ पर, उसको सेलिंग के लिए रेडी करना। सो जब लोटस इलेक्ट्रॉनिक ने वो टीवी कहीं से खरीदा होगा, तो जहाँ से भी खरीदा वहाँ से उनकी दुकान तक, उनके शोरूम तक लेके आने का जो खर्चा है वो कहलाएगा एक्विजिशन कॉस्ट, यानी वो उनका एक्सपेंस बनेगा। तो जब उस कॉस्ट को, मान लीजिए वो टीवी उनको 50,000 में पड़ा था, मुझे 75,000 में बेचा, देयर प्रॉफिट इज, दीज आर ऑल इमेजिनरी फिगर्स, पहुंच मत जाना कंफर्म करने के लिए, 25,000 का प्रॉफिट है। लेकिन क्या ये 25,000 का फाइनल प्रॉफिट है विच कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन और अमंग द पार्टनर्स? आंसर इज अगेन नो, बिकॉज एक्विजिशन कॉस्ट के अलावा भी कॉस्ट होती है जो आपको पे करना पड़ती है, विच इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, विच इज नोन एज सेलिंग एक्सपेंसेस एंड अदर जनरल एक्सपेंसेस। तो टीवी बेचने के लिए टीवी को डिस्प्ले में लगाना, डिश एंटीना का कनेक्शन लेना, और उसके बाद सारे चैनल्स का डिस्प्ले देना, सेल्समैन रखना, एम्बियंस को सेलेबल बनाना। आप देखते हो शोरूम में जाके लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एयर कंडीशन एंड ऑल अदर फैसिलिटीज आर गिवन टू यू। तो बेचने में भी तमाम सारा खर्चा लगता है, एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, मार्केटिंग, व्हाट नॉट। तो पर टीवी अगर मान लीजिए 10,000 रुपीज़ खर्च हो रहा है इन सारी चीज़ों में, तो मैं यहाँ पर आपसे दो तरह की बात कर रहा हूँ बेटा। बात नंबर 1, एक्विजिशन कॉस्ट, यानी प्रोडक्ट को अपनी शॉप तक लाने का खर्चा, एंड देन आफ्टर प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाने का खर्चा, इसको बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। सो एक्विजिशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड जनरल एक्सपेंसेस सब मिला के बनते हैं टोटल एक्सपेंसेस। तब आता है आपका फाइनल प्रॉफिट विच इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। सो these two pillars will help you in calculation of profit or loss of business. What is revenue? Total amount received from the sale of goods and services. माल बेच के मुझे कितना पैसा, कितना रोकड़ा, कितना कैश मिला या मिलेगा, वो है मेरा रेवेन्यू। उसको खरीदने में, उसको बेचने में, उसको मैनेज करने में मेरा क्या खर्चा लगा, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। Expenses are the total cost incurred in the process of buying and selling
Revenue is the total amount received from selling, and to earn profit, R has to be greater than E. The moment you find R is smaller and E is greater, you incur loss. R greater than E is a happy situation, you smile. R smaller than E is the sad situation, you are unhappy. Not only unhappy, you cry, you are in tears because you are incurring losses. So अकाउंटेंसी में हमें ये ख्याल रखना है, प्रॉफिट सिचुएशन, लॉस सिचुएशन। अब इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट चीज, एसेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, इसमें तीन चीजें ये जो अगली हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो क्या होगा, देयर इज अ बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन। वो कैसे चलती है, वो चलती है, ऑल एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू liabilities plus capital. What is the meaning of assets? Assets are the economic resources, valuable things, things of value, things of monetary value, because financial accounting है तो मनी मेजरमेंट की बात हो रही। तो assets are the things of financial value which we acquire for profit earning and sustainable activities in market. So if we have to survive in the market, we need assets, property, building, land, furniture, machinery, typewriter, computer, ceiling fan, table fan, air conditioner, ये सब होना ज़रूरी है आपके बिजनेस में। जो एसेट्स होते हैं, एसेट और कुछ भी नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी, राइट। अब प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के सोर्सेस क्या हैं? कोई भी प्रॉपर्टी अपने पास आती कहाँ से? जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक घर है, तो वो घर आया कहाँ से? वो घर मैंने खरीदा होगा। अब पूछा जाएगा सवाल कि क्या वो घर आपने खुद के पैसों से खरीदा? अगर हाँ, तो वो है, घर मेरा एसेट है और उसको जिस पैसों से मैंने खरीदा उसे कहेंगे कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज ओनर्स इन्वेस्टमेंट इन द एसेट, इन द बिजनेस और इन एनी एक्टिविटी। Whatever we invest from our side, whatever we put in from our side to start a business, to manage a business and to earn profit is called capital. So capital is purely personal funds invested by owner to acquire assets which will bring profits in future. But many times it happens, or it may so happen, that you want assets of large value, but आपके पास अपने पर्सनल फंड्स उतनी क्वांटिटी में नहीं हैं, तो फिर आप वो बचे हुए फंड्स कहाँ से मैनेज करते हैं? राइट, यू आर लायबिलिटीज, लोन, बैंक से लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेके मैनेज करते हैं। एक बड़ा कॉमन एग्जांपल मैं बच्चों को देता हूँ क्लास में, आप लोगों ने भी सुना होगा, आपके टीचर्स ने भी कहा होगा कि देखो बेटा, एसेट्स का मतलब है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी यानी थिंग्स ऑफ वैल्यू, ऐसी कोई भी चीज़, जैसे आपके घर में रखी हुई वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, आपकी कार, आपकी एक्टिवा, आपका टू व्हीलर कोई भी है, आपका पीसी, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर, आपका सीलिंग फैन, आपका एसी, आपके घर में जो गैस स्टोव है, पलंग है जिस पे आप सोते हैं, सोफा सेट है जिस पे आप बैठते हैं, टीवी है जिसे आप देखते हैं, रिस्ट वॉच जो आप पहनते हैं, मोबाइल जिससे आप कम्युनिकेशन करते हैं, ये सब एसेट है, सब प्रॉपर्टी है। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। माँ से बड़ा तो कोई एसेट इस दुनिया में नहीं है, राइट।
माँ से बड़ा कोई आशीर्वाद इस दुनिया में नहीं है। लेकिन यहाँ बिजनेस में जो बात हो रही है वो उन एसेट्स की हो रही है जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे आपका। तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि सपोज करिए एक कार है जो मुझे पसंद आई, मैं खरीदना चाहता हूँ। मैं गया पटेल मोटर्स पर जो मारुति कार के डीलर है, मैंने कहा कि मुझे एक कार खरीदना है। उन्होंने बहुत सारी कार मुझे दिखाई, उसमें से एक कार मुझे समझ में आई जिसकी कीमत है 15 लाख रुपया, ब्रीजा, विटारा ब्रीजा, राइट, विटारा ब्रीजा मुझे पसंद आ गई। मैंने सोचा ये खरीद लूँ। अब कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसेट, कार इज ए यूजफुल प्रॉपर्टी। कार अगर मैं खरीद लेता हूँ, अगर मैं कार का मालिक बन जाता हूँ तो कार मेरा एसेट हो जाएगा। एसेट की कंडीशन है वो हमारी होनी चाहिए, हम उसके मालिक होना चाहिए। पड़ोसी के पार्किंग में रखी हुई कार मेरी एसेट नहीं है क्योंकि मैं उसका ओनर नहीं। तुम्हारी जेब में रखा हुआ मोबाइल मेरा एसेट नहीं है क्योंकि मैं उसका ओनर नहीं हूँ। जिसके आप ओनर हो, जिसके आप मालिक हो, जिसका मॉनेटरी वैल्यू है, वो एसेट कहलाता है। तो मुझे कार पसंद आई विटारा ब्रेजा, मैंने कहा ये 15 लाख की लेना है। लेकिन मैंने चेक किया तो मेरे पास मेरे पर्सनल फंड्स, पर्सनल सेविंग, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, यहाँ वहाँ जो म्यूचुअल फंड में लगा हुआ पैसा था वो सब मिलाया तो वो बन रहा है सिर्फ 7 लाख रुपया, 7 लाख। अरे यार दिल टूट गया। 15 लाख की कार खरीदनी मगर जेब में तो 7 लाख रुपए की ही जुगाड़ है, 7 लाख का ही बंदोबस्त है। क्या कार खरीदने का आइडिया ड्रॉप कर दें? हाँ भी और ना भी। अगर आपको खरीदने का मन है ही तो 7 लाख अपने लगा दो और बचे हुए 8 लाख की व्यवस्था कहाँ से हो जाएगी? बैंक फाइनेंस कर देगा। देयर आर प्राइवेट फाइनेंसर्स ऑल्सो। तो 7 लाख मैं खुद लगा रहा हूं, खुद का पैसा यानी कैपिटल। बाकी का 8 लाख मैं लोन ले रहा हूं, तो लोन यानी लायबिलिटी। तो 7 लाख मैंने मिलाए, 8 लाख बैंक से लिए, 8 + 7 मिला के बन गया 15 लाख का मेरा एसेट। तो नाउ आई कैन से आई हैव अ कार विच इज माई एसेट, आई एम द प्राउड ओनर ऑफ दिस कार, बट दिस कार इज बॉट ऑफ 2 sources, owned money and borrowed money. Owned money is 7 lakh which is called capital, borrowed money is 8 lakh which is called liability. Therefore we should always believe and understand, try and understand this, that whatever total funds your business enjoys, जितने भी total assets आपके पास होते हैं, उन सारी एसेट्स के 2 ही सोर्सेस हैं बेटा। एक तो होता है ओनर्स फंड्स, जिसको स्टैंडर्ड भाषा में इक्विटी बोलते हैं, ओनर्स इक्विटी। और दूसरा होता है बोरोड फंड्स। बोरोड फंड्स का मतलब है लायबिलिटीज, राइट। इसको DEBT, डेट बोलते हैं। डेट, डेट यानी कर्जा, कर्ज, लोन, कर्ज, लोन, डेट, बोरोड फंड। कॉमर्स की भाषा में सीधा वर्ड लायबिलिटीज। ओनर्स फंड्स, मुस्कुराओ जिंदगी हसीन है, खुद के पैसे कितने, इनको कहते हैं कैपिटल। तो कैपिटल 7 लाख लगाई यानी खुद का पैसा, बैंक से लोन 8 लाख लिया यानी बोरोड पैसा। इस तरह से 15 लाख की कार की जुगाड़ की। एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल विल डिपिक्ट योर फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल साउंडनेस और आपके बिजनेस की गहराई की तरफ ये इशारा करेगी। सो द मोर लायबिलिटीज यू हैव, द लेसर स्कोप यू विल सी इन व्हाट,
इन बोरोइंग फर्दर लाइबिलिटीज। तो ज़्यादातर एसेट्स का कंपोनेंट अगर हमारे पैसों से आता है, large portion of asset is purchased through our own money, then outsiders will have more faith and confidence in you, and you will have enough scope for expansion by taking further loans. इस पर बहुत गहरी बात की ज़रूरत है। इस वीडियो को ध्यान से देखना, इसके साथ जो डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का लिंक दिया है उसे देखना, दोनों से जो पॉसिबल हो नोट्स बनाना और अगले वीडियो का इंतज़ार करना। और कहने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। लगे रहो मुन्ना भाई, सफलता मिलेगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। देशपांडे सर को मोटिवेट करो कि वो तुम्हें और ज़्यादा ज्ञान की बातें और एंटरटेनमेंट की बातें अपने चैनल से बता सके। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।